नमस्कार के न्यूज के खास हुए स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। आज हम फिर हाजिर हैं कुछ खास और अहम खबरों के साथ। सबसे पहले हम बात करेंगे अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत के इतिहास रचने की। वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए रवाना हुए, जो हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। वहीं देखिए लोकतंत्र के काले अध्याय आपातकाल पर हमारी खास रिपोर्ट। और चलते चलते बात करेंगे छत्तीसगढ़ के सुविधा विहीन आदिवासी गांवों की। तो ये अब चलते हैं खबरों के विस्तार में। तो स्पेशल रिपोर्ट में पहली अहम रिपोर्ट का रुख करते हैं। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत ने इतिहास रच दिया है। वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए रवाना हो गए हैं। वह इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का दौरा करने वाले पहले भारतीय बन जाएंगे और राकेश शर्मा के बाद ऐसे दूसरे भारतीय होंगे जो अंतरिक्ष में गए हैं। मिशन पर जाने से पहले शुभांशु ने एक वीडियो मैसेज दिया है, जिसमें उन्होंने भारत और राकेश शर्मा का जिक्र किया है। यह अहम रिपोर्ट देखें। कौन है शुभांशु शुक्ला? शुभांशु का जन्म 1986 में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ। अपनी पढ़ाई राष्ट्रीय रक्षा अकादमी से की। 2006 में वायुसेना में शामिल हुए और फाइटर जेट्स उड़ाने का अनुभव रखते हैं। इसरो के गगनयान मिशन के लिए चयन, जो भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है। अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए उन्होंने रूस और अमेरिका से खास ट्रेनिंग ली। उन्होंने माइक्रोग्रेविटी में काम करना, इमरजेंसी हैंडलिंग और वैज्ञानिक प्रयोग सीखे। भारतीय एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला एक्सियम मिशन 4 के तहत इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए रवाना हुए तो खुशियों का पारावार नहीं रहा। बता दें कि उनका ये मिशन 6 बार तकनीकी दिक्कतों के चलते टल चुका था। उनके साथ 3 अन्य एस्ट्रोनॉट भी स्पेस स्टेशन के लिए रवाना हुए हैं। अंतरिक्ष में पहुंचने के बाद शुभांशु ने कहा, व्हाट अ राइड। मेरी कंधे पर लगा तिरंगा बताता है कि मैं आप सभी के साथ हूं। वहीं लॉन्चिंग सफल होने पर शुभांशु के माता पिता आशा शुक्ला और शंभुदयाल शुक्ला भावुक हो गए। उन्होंने बेटे की सफलता पर ताली बजाकर खुशी जताई। मिशन भारतीय समयानुसार दोपहर करीब 12 बजे फ्लोरिडा में नासा के केनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट से जुड़े ड्रैगन कैप्सूल में सभी एस्ट्रोनॉट्स ने उड़ान भरी। ये स्पेसक्राफ्ट करीब 28.5 घंटे के बाद ISS से जुड़ेगा। T-10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ignition and liftoff. For 3 nations, a new chapter in space takes flight. Godspeed AX4. छह बार टल गया एक्सियम 4 मिशन। 29 मई को ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट के तैयार नहीं होने के कारण लॉन्चिंग टाल दी गई। इसे 8 जून को शेड्यूल किया गया। फाल्कन 9 रॉकेट लॉन्च के लिए तैयार नहीं था। नई तारीख 10 जून को दी गई। फिर से इसे मौसम खराब होने की वजह से टाला गया। चौथी बार 11 जून को मिशन शेड्यूल किया गया। इस बार ऑक्सीजन लीक हो गई। नई तारीख 19 जून दी गई। मौसम की अनिश्चितता, क्रू मेंबर्स की सेहत के कारण टल गया। छठी बार मिशन को 22 जून के लिए शेड्यूल किया गया। ISS के ज्वेजदा सर्विस मॉड्यूल के मूल्यांकन करने के लिए अतिरिक्त समय चाहिए था, इसलिए मिशन टल गया। आमतौर पर अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर जाने वाले मिशंस के लिए नासा के स्पेस फूड सिस्टम्स लैब खाने के सैंपल तैयार करके भेजते हैं। इसमें सूखा जमा हुआ खाना होता है जो कि पैक्ड होता है। इसमें पाउडर स्वरूप में पेय पदार्थ, बिस्किट आदि होते हैं। इन्हें अंतरिक्ष यात्री अपनी पसंद के हिसाब से ले सकते हैं। हालांकि खाने की चीजों में भारतीय व्यंजन अब तक शामिल नहीं किए गए थे। अब भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी और DRDO ने कई सालों की रिसर्च के बाद अंतरिक्ष यात्रियों के लिए स्पेस में ले जा सकने वाले खाना तैयार करने में सफलता हासिल की है। पहले शुभांशु को अपने साथ खाने की इन सामग्रियों को ले जाने की इजाजत नहीं थी, क्योंकि ये काफी मसालेदार होते हैं। हालांकि बाद में इसकी इजाजत गई। T-10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ignition and liftoff. For 3 nations, a new chapter in space takes flight. Godspeed AX4.
स्पेसक्राफ्ट की क्या है खासियत? क्रू ड्रैगन जहां अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ले जाता है, वहीं कार्गो ड्रैगन कैप्सूल के जरिए वैज्ञानिक उपकरणों और अन्य सामान को ले जाया जाता है। इसकी क्षमता 6000 किलो सामान ले जाने की है। क्रू ड्रैगन कैप्सूल में टच स्क्रीन डिस्प्ले वाले 3 कंट्रोल पैनल लगाए गए हैं जो अंतरिक्ष यात्रियों को इस यान को चलाने में मदद करता है। इस कैप्सूल की कुल ऊंचाई 8.1 मीटर और व्यास 4 मीटर है। ड्रैगन क्रू कैप्सूल में हाई कूलिंग सिस्टम के साथ ही साथ विशेष स्पेस सूट भी होता है। का महत्व, X4 मिशन SpaceX का 53वां ड्रैगन मिशन होगा। ये 15वां मानव अंतरिक्ष मिशन और 48वां ISS यात्रा होगी। शुभांशु शुक्ला भारत के गगनयान कार्यक्रम के 4 अंतरिक्ष यात्रियों में से एक है। शुभांशु शुक्ला X4 मिशन के पायलट हैं। वो मिशन कमांडर पेगी विटसन के साथ काम करेंगे। उनकी जिम्मेदारियों में अंतरिक्ष यान के संचालन, सिस्टम की निगरानी और वैज्ञानिक प्रयोगों में सहायता करना शामिल है। वो 14 दिनों तक ISS पर रहेंगे, जहां वो 7 भारतीय और 5 नासा प्रयोग करेंगे। साथ ही योग और भारतीय संस्कृति का प्रदर्शन करेंगे। अंतरिक्ष में क्या होंगे प्रयोग? ISS पर पहुंचने के बाद शुभांशु 7 प्रयोग करेंगे जो भारतीय शिक्षण संस्थान ने बनाए हैं। इसमें ज्यादातर जैविक प्रयोग होंगे, जैसे कि पौधे के बीच और मानव शरीर पर सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण का असर। इसके अलावा वो नासा के साथ 5 और प्रयोग करेंगे जो मानव अनुसंधान से जुड़े हैं। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा और भारतीय एजेंसी इसरो के बीच हुए एग्रीमेंट के तहत भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को इस मिशन के लिए चुना गया है। शुभांशु इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले और स्पेस में जाने वाले दूसरे भारतीय हैं। 41 साल पहले राज शर्मा ने 1984 में सोवियत यूनियन के स्पेसक्राफ्ट से अंतरिक्ष यात्रा की थी। शुभांशु का यह अनुभव भारत के गगनयान मिशन में काम आएगा। ये भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है, जिसका उद्देश्य भारतीय गगन यात्रियों को पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजना और सुरक्षित रूप से वापस लाना है। इसके लिए 2027 में लॉन्च होने की संभावना है। भारत में एस्ट्रोनॉट को गगनयात्री कहा जाता है। इसी तरह रूस में कॉस्मोनॉट और चीन में टाइकोनॉट कहते हैं। T-10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ignition and liftoff. For 3 nations, a new chapter in space takes flight. Godspeed AX4. भारत का निवेश और तैयारी। भारत ने इस मिशन पर अब तक तकरीबन 548 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इसमें लॉन्च के साथ साथ शुभांशु शुक्ला और उनके बैकअप ग्रुप कैप्टन प्रशांत नायर की ट्रेनिंग भी शामिल है। प्रशांत नायर भी गगनयान कार्यक्रम का हिस्सा हैं। शुभांशु को SpaceX और Axiom स्पेस ने विशेष ट्रेनिंग दी है। आपको बता दें कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाला एक बड़ा अंतरिक्ष यान है। इसमें एस्ट्रोनॉट रहते हैं और माइक्रोग्रेविटी में एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रैवल करता है। ये हर 90 मिनट में पृथ्वी परिक्रमा पूरी कर लेता है। 5 स्पेस एजेंसीज ने मिलकर इसे बनाया है। स्टेशन का पहला पीस नवंबर 1978 में लॉन्च किया गया था। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में वक्त एक अहम ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो स्पेशल रिपोर्ट में अब अगली रिपोर्ट की बात करते हैं। 25 जून 1975 की आधी रात से ठीक पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगाया था। राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने इंदिरा गांधी की सलाह पर इसकी घोषणा की। बाद में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भी इसे मंजूरी दे दी। आपको बता दें कि आपातकाल 21 महीने तक चला। इसे भारत के इतिहास का सबसे काला दौर माना जाता है। इस दौरान कई महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। जनवरी 1966 में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी। नवंबर 1969 में कांग्रेस पार्टी में विभाजन हो गया। इंदिरा गांधी को पार्टी के नियमों का उल्लंघन करने के कारण निष्कासित कर दिया गया। यह हम रिपोर्ट देखिए। आपातकाल के बड़े किरदार। आपातकाल के दौरान सबसे बड़े नेता इंदिरा गांधी थीं, जिन्होंने आपातकाल घोषित किया। राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे। आपातकाल की घोषणा पर हस्ताक्षर किए।
इंदिरा गांधी के खिलाफ विपक्षी आंदोलन के नेता जयप्रकाश नारायण थे। इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी तानाशाही उपायों को लागू करने में शामिल थे। लेखकों ने विभिन्न साहित्यिक कार्यों के माध्यम आपातकाल के प्रभाव को अपनी किताबों में दर्ज किया। 50 साल पहले 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लागू किया। 21 महीनों का यह दौर संविधान, नागरिक अधिकारों के उल्लंघन, प्रेस की अभिव्यक्ति पर रोक और विपक्ष के नेताओं की गिरफ्तारियां का रहा। आपातकाल भारतीय लोकतंत्र का एक काला अध्याय था जो निरंकुश सत्ता के दुरुपयोग, तानाशाही और प्रतिरोध की याद दिलाता है। आपातकाल की शुरुआत सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हुई, जिसने गांधी को पद से अयोग्य ठहराया। आपातकाल के बाद हुए घटनाक्रमों ने भारतीय राजनीति में कई अहम बदलाव आए। इसमें कांग्रेस पार्टी का उत्थान और पतन और राष्ट्रीय पटल पर नए राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय दलों का उभार भी शामिल है। आपातकाल लागू होने के बाद क्या क्या हुआ? आपातकाल का दौर 25 जून 1975 से मार्च 1977 तक रहा। इस दौरान भारत के नागरिक स्वतंत्रताएं निलंबित रहीं। मौलिक अधिकारों का निलंबन, जिसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और कानून के समक्ष समानता शामिल है। विपक्षी नेताओं और कार्यकर्ताओं की सामूहिक गिरफ्तारी, प्रेस की सेंसरशिप और मीडिया पर नियंत्रण, सरकारी नीतियों के हिस्से के रूप में मजबूर नसबंदी और झुग्गी झोपड़ियों का ध्वंस। 1977 में सियासी दुर्गति के साथ कांग्रेस को चुनावी हार का सामना करना पड़ा। इमरजेंसी, देश की सियासत में इस शब्द का शोर गूंजने के 5 दशक पूरे हो गए हैं। 25 जून 1975 की आधी रात को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लागू करने का ऐलान किया था। इमरजेंसी 28 साल के जवान भारतीय लोकतंत्र को परिपक्वता की दहलीज तक ले आई, सत्ता का विकेंद्रीकरण किया और देश को एक दल की मजबूत छत्रछाया से बाहर निकाल बहुदलीय सियासत के रंगों से रूप बनाया। जयप्रकाश नारायण की अगुवाई में हुए आंदोलन और अन्य आंदोलनकारी लोक यानी जनता में लोकतंत्र को लेकर जागरूकता आई। इमरजेंसी में लोकतांत्रिक अधिकार कुचले गए, राजनीतिक व्यक्तियों को जेलों में डाला गया। आपातकाल क्यों लागू हुआ? चुनावी दुरुपयोग पर अदालत के फैसले के कारण इंदिरा गांधी की अयोग्यता, बढ़ती सार्वजनिक अशांति और विपक्षी आंदोलन, चुनौतियों और घटती लोकप्रियता के बीच सत्ता बनाए रखने की इच्छा। 24 जून 1975 को एक सुप्रीम कोर्ट के फैसले से प्रेरित, जिसने इंदिरा गांधी को अयोग्य ठहराया। इस अवधि में आपातकाल की घोषणा से पहले महत्वपूर्ण अशांति और विपक्षी आंदोलन हुए। आपातकाल के बाद जनता पार्टी ने सरकार बनाई, जो राजनीतिक शक्ति में बदलाव का प्रतीक बनी। वहीं आपको बता दें, देश में इमरजेंसी के 50 साल पूरे होने पर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरने का पहले से ही पूरा बंदोबस्त कर लिया। केंद्र की बीजेपी सरकार ने पिछले साल ही 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा कर दी थी। बता दें, 2024 के आम चुनाव के कैंपेन के दौरान एक दूसरे के खिलाफ बहुत कुछ कहा जा रहा था। संविधान पर मंडराते खतरे से लेकर मंगल सूत्र तक बेच डालने की बातें हुई। चुनाव नतीजे बीजेपी की अपेक्षा के अनुरूप तो नहीं थे, लेकिन विपक्ष को भी अब मजबूती से खड़े होने का मौका दे रहे थे। जो बातें चुनाव तक खत्म हो जानी चाहिए थी, वे आगे भी जारी थी। दरअसल चुनावी रैलियों की झलक संसद तक देखी गई। आपातकाल पर पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, यह भारत के लोकतांत्रिक इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक है। भारत के लोग इस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन भारतीय संविधान के मूल्यों को दरकिनार कर दिया गया है। मौलिक अधिकार छीन लिए गए, प्रेस की स्वतंत्रता को खत्म कर दिया गया। कई सामाजिक राजनीतिक नेताओं और कार्यकर्ताओं, छात्रों व आम नागरिकों को जेल में डाल दिया गया।
मोदी ने आगे लिखा है कि हम आपातकाल के खिलाफ लड़ाई में डटे रहने वाले हर व्यक्ति को सलाम करते हैं। ये पूरे भारत से, हर क्षेत्र से अलग अलग विचारधाराओं से आए लोग हैं जिन्होंने उद्देश्य से एक दूसरे के मिलकर काम किया। इमरजेंसी से उभरा जेपी का नेतृत्व। आपको बता दें कि देश की आजादी के बाद से ही केंद्र की गद्दी से राज्यों की सत्ता तक कांग्रेस का वर्चस्व था। इसके पीछे मूल वजह थी आजादी के आंदोलन में पार्टी का योगदान और पंडित जवाहरलाल नेहरू के मुकाबले अन्य दलों में नेतृत्व का अभाव। इंदिरा गांधी के नेतृत्व को भी लोगों ने खुले दिल से स्वीकार किया और कांग्रेस का दबदबा जारी रहा। लेकिन इंदिरा की इमरजेंसी में तस्वीर बदल गई। इमरजेंसी के खिलाफ हुआ आंदोलन नेतृत्व का उत्पादक साबित हुआ और भारतीय राजनीति को कई नेता मिले। सबसे बड़ा नाम जयप्रकाश नारायण का रहा, जिन्हें लोक नायक भी कहा गया। इमरजेंसी ने इंदिरा गांधी के खिलाफ जेपी का नेतृत्व स्थापित किया। कांग्रेस के छत्र राज में लगी सिंह। बता दें, आजादी के बाद हुए पहले चुनाव से लेकर इमरजेंसी के लागू होने तक देश की सियासत पर कांग्रेस पार्टी का एक छत्र राज था। कांग्रेस को चुनौती दे पाना भी सियासी दलों के लिए मुश्किल काम माना जाता था। पूर्व से लेकर पश्चिम और उत्तर से लेकर दक्षिण ज्यादातर राज्यों में कांग्रेस पार्टी की ही सरकारें थी। बहरहाल इमरजेंसी के खिलाफ हुए आंदोलन ने हालात बदल कर रख दिए और इसके बाद हुए चुनावों में कांग्रेस की न हारने वाली इमेज धुल गई। इमरजेंसी विरोधी लहर में कांग्रेस को न सिर्फ केंद्र की सत्ता से विदा होना पड़ा, राज्यों की सत्ता छोड़िए एक एक सीट जीतने में कद्दावर नेताओं के भी पसीने छूट गए। कुल मिलाकर इमरजेंसी के असर से कांग्रेस के एक छत्र राज में सेंध लग गई। स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। तो स्पेशल रिपोर्ट में अगली अहम रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ। मध्य प्रदेश से अलग होने के बाद छत्तीसगढ़ देश का 26वां राज्य बना। छत्तीसगढ़ का निर्माण मध्य प्रदेश के 3 संभागों रायपुर, बिलासपुर और बस्तर के 16 जिलों और 96 तहसीलों सहित 146 विकासखंडों को मिलाकर किया गया। दरअसल अलग राज्य बनाने का मकसद आदिवासियों का तेजी से विकास करना और पिछड़े इलाकों को तरक्की की राह पर ले जाना था, लेकिन ये संभव नहीं हो सका। कांकेर जिले के कोयलीबेड़ा ब्लॉक की पंचायतों की दुर्दशा पर यह हमारी खास रिपोर्ट पेश है, इसको देखिए। सरकारों द्वारा विकास के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। बता दें कि छत्तीसगढ़ एक ग्रामीण एवं आदिवासी बाहुल राज्य है। यहाँ के ज्यादातर आदिवासी गांवों में रहते हैं। कांकेर जिले के अंतिम छोर कोयलीबेड़ा ब्लॉक की बात करें तो गोंडाहुर पंचायत क्षेत्र के गांव मतालुकुरम के ग्रामीण आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। जहां जमाना 6G की ओर बढ़ रहा है, वहीं एक गांव जहां पहुंचने के लिए ना तो सड़क है, ना बिजली है और बच्चों की पढ़ाई के लिए ना ही आंगनवाड़ी की सुविधा है। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर पानी पीने की है। बताया जा रहा है कि ग्रामीण 25 सालों से झाड़िया का दूषित पानी पीने को मजबूर है। आए दिन बीमारी का शिकार हो रहे हैं। बता दें कि गांव में 20 परिवार हैं और 20 परिवार के लिए एक ही नल लगाया गया है, वो भी सालों से बंद पड़ा है। अब ग्रामीण बूंद बूंद पाने के लिए तरस रहे हैं। अभी मानसून के मौसम में नदी नाले उफान पर हैं। ऐसे में ग्रामीण जान जोखिम में डालकर गांव पहुंचते हैं। आपको बता दें, चाहे बाजार आना हो, चाहे अस्पताल जाना हो या फिर राशन लाना हो, ग्रामीणों को इसी सड़क से मौत का सफर तय करना होता है। ग्रामीणों के पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। सालों से ग्रामीण सड़क, बिजली और पीने के पानी की मांग कर रहे हैं, पर सरकार के नुमाइंदे किसी प्रकार का ध्यान तक नहीं दे रहे। चुनाव आते हैं, जनप्रतिनिधि सिर्फ वादे ही करते हैं, पर समस्या का समाधान नहीं होता। पिछले 5 साल कांग्रेस की सरकार थी, अब भाजपा की सरकार है, लेकिन समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। आप लोगों को यहाँ पे क्या क्या समस्या आ रहा है? यहाँ का तो हर कुछ का समस्या है सर। हाँ, जैसे बिजली नहीं है, ना बोरिंग। एक तो बना दिया तो उनका भी पानी वहाँ का नहीं पीते हैं। पूरा यहाँ गंदा पानी यहाँ का पी रहे झड़िया पानी से।
कितने सालों से आप पी रहे हैं झरिया का पानी? 25 से ज़्यादा ही हुआ है, लेकिन 25 साल का यहाँ गुट रहा है। तो इससे बीमारी नहीं बढ़ता है वो यहाँ? बीमारी पड़ता है। तो आप लोग क्या मांग करते हैं? क्या मांग करेंगे? जाते हैं लोकल वो जोला छाप में और कुछ गोली खाते हैं। पखानजोर भी जाते हैं, बड़े कापसी भी जाते हैं, मैंने यहाँ कापसी में भी कॉलोनी भी जाते हैं कभी कभार। तो आप लोग को नल चाहिए यहाँ पे? क्या चाहिए? नल भी, रोड भी, बिजली भी चाहिए हमको। समस्या तो यहाँ बहुत है सर, लेकिन वो समस्या के समाधान करने वाला कोई नहीं है। ऐसे है। क्या क्या चाहिए आप लोग को? अभी बिजली चाहिए और एक ठान रास्ता भी चाहिए, कच्ची रोड भी बना देती और एक ठान बोरिंग भी चाहिए। ये 3 चीज हमला बराबर मिलना चाहिए। तो एक तो बोरिंग तो बना हुआ है। वहाँ का पानी थोड़े आयरन निकल रहा है सर। और अभी तो पानी निकल रहा है कि नहीं उसमें? वहाँ कहाँ निकल रहा है, खराब निकलता है निकलने के, लेकिन उसमें आयरन पानी कितना टेरना पड़ता है? कम से कम 15-20 मिनट उठो तब पानी निकलता है, ऐसा टाइप। तो ये झरे का पानी आप लोग कितने दिन से पी रहे हो? और बहुत दिन से पहले भी जहाँ से यहाँ डेरा लगाया हूँ वहाँ से झरिया का पानी खाता हूँ और बोरिंग को भी पीते थे, लेकिन अभी खराब हो गया करके बंद कर दिए हम लोग। कितने सालों से रह रहे हैं यहाँ? 25 साल से। आपको बता दें कि आदिवासी इलाकों में आज भी शिक्षा का अभाव है। स्कूल के ना होने से लोग शिक्षा से अनजान हैं। जिन हाथों में पढ़ने के लिए कॉपी किताब होना चाहिए था, वे बच्चे हाथ में गुलेल लेके घूमते फिरते दिखाई पड़ते हैं। बच्चों को उचित शिक्षा न मिलने से सिर्फ बच्चों का भविष्य अंधकार में जा रहा है। स्वास्थ्य सुविधाएं भी बिल्कुल नहीं है। आपातकालीन स्थिति में किसी रोगी को अस्पताल ले जाना किसी चुनौती से कम नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर 4 पहिया वाहन का पहुंच पाना संभव ही नहीं, असंभव है। स्पेशल डेस्क, के न्यूज़ इंडिया। तो स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल आज के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।